नमस्कार, शालोम। आप सभी लोगों का शालोम कोचिंग के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान के इतिहास में हमने ताम्रपत्र और अभिलेख इन चीज़ों को देख लिया। आज हम इस सीरीज़ में देख रहे हैं राजस्थान के सिक्के कॉइन, राजस्थान में पाए जाने वाले सिक्के। सवाल पूछे जाते हैं, आरएस में भी सवाल आता है, सब इंस्पेक्टर में भी पूछा जाता है, राजस्थान पुलिस में भी इसका सवाल आता है, अदर को जो राजस्थान से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें भी सवाल आता है। तो हम सिक्कों की बात करते हैं। सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है मुद्रा शास्त्र, और इंग्लिश में इसे न्यूमिस्मेटिक। ये सवाल एक बार किसी चीज़ से रिलेटेड दूसरी चीज़ में पूछा गया था कि उस चीज़ के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक। राजस्थान में सिक्कों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले एक बार हम मोटा मोटी देख लेते हैं कि प्राचीन भारत में सबसे पहले सिक्कों की जानकारी कहाँ से और कैसे मिलने लगे। अब प्राचीन भारत में जब बुद्ध का समय है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, इस समय से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से धातु के सिक्के की जानकारी मिलती है। लेकिन इसी समय से एक चीज़ और मिलती है, भारत में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व पहली बार सांचे में पकाई मिट्टी के सिक्कों की जानकारी मिलती है। यानी कि मिट्टी को पका करके उनसे जो सिक्के बनाए जाते थे उनके चलाने का प्रमाण मिलता है। ये भी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मिलता है। हम जब राजस्थान और भारत के संदर्भ में सिक्कों की बात करते हैं तो पहली बार सिक्का कब चला, क्या शुरुआत में धातु की जानकारी थी? तो जब सभ्यताएं शुरू हुई तो लोगों को धातुओं की जानकारी नहीं थी। सभ्यताओं का विकास होता है, धीरे धीरे उन्हें धातु की जानकारी, उसके बाद सिक्कों की बड़े स्तर पर जानकारी मिलती है। तो हम पहली बार जब बात करते हैं तो सिक्कों का अध्ययन भारत में 1835 ईस्वी सन में शुरू हुआ। इस व्यक्ति का नाम था जेम्स प्रिंसेप, और जेम्स प्रिंसेप ने मिलने वाले सिक्के, जो भारत में सिक्के मिले हैं, इनका अध्ययन किया। जेम्स प्रिंसेप ने जो अध्ययन किया, इन सिक्कों को एक नाम दिया और इसे कहा गया आहत सिक्के। कहते ना, उसने मुझे बड़ा आहत कर दिया। आहत करने का मतलब मार दिया, ठप्पा मारना। ठप्पा मार के जो सिक्के बनाए जाते थे उन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। इन्हीं को पंचमार्क सिक्के भी कह देते हैं। पंचमार्क इसलिए कहा गया क्योंकि इन पे मोहर लगाई गई है। क्या बना हुआ था इन सिक्कों पर? या तो पेड़ बना हुआ है, या मछली बनी हुई है, या धनुष बना हुआ है, या सांड बना हुआ है, या आधा चंद्र बना हुआ है। इस प्रकार की कुछ आकृति इन सिक्कों पर मिलती है। तो आहत सिक्के जो ठप्पा मारकर बनाए जाते हैं, इन्हें पंचमार्क सिक्का भी कहा जाता है। पेड़, मछली, धनुष, सांड, चंद्र इत्यादि की इनके ऊपर जो आकृति है वो मिलती है। और इसको नाम जो पहली बार दिया था वो किस व्यक्ति ने दिया? जेम्स प्रिंसेप ने। कब दिया? 1835। ध्यान रखेंगे आप, 1834-35। चार्ल्स मेटकाफ इस समय गवर्नर होता है भारत में। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ। अब आगे बात करते हैं एक और व्यक्ति की, 1893 ईस्वी की। ये जो 1893 ईस्वी में एक व्यक्ति होते हैं कैब, इन्होंने एक बुक लिखी है और इनकी किताब का नाम है द करेंसी ऑफ द हिंदू स्टेट ऑफ राजपूताना। तो इन्होंने जो किताब लिखी है कैब ने 1893, इन्होंने राजस्थान में मिलने वाली करेंसी है उनका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन शुरू किया। 1893 आप थोड़ा सा याद रख लेंगे, मैं हल्का सा आपको एक लिंक बता देती हूँ 1893 का। बाल गंगाधर तिलक है। तिलक ने भारत में 2 उत्सव शुरू किए थे। एक किया था गणेश उत्सव और एक किया था शिवाजी उत्सव। देखो, ये दोनों तथ्य भी इतिहास से जुड़े हुए हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमको 1893 ध्यान रखना है तो 1893 की बात ध्यान रख लेते हैं कि तिलक ने जब गणेश उत्सव शुरू किया था तो वो कब शुरू किया था? 1893। मुंबई से शुरुआत होती है। शिवाजी उत्सव हुआ था 1895 में, 2 साल बाद में।
कैसे याद रखोगे? आसान है, घर में सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हो और उसके बाद में आप और चीज़ें, ठीक है। तो यही देवा ओ देवा गणपति देवा, गणेश जी का जो विसर्जन शुरू होता है वो यहीं से शुरू होता है। तो गणेश जी के संदर्भ में त्योहारों से एक बात और जुड़ जाती है। ये महीना चल रहा है भाद्रपद का, आज है तारीख 9 और पंचमी है आज कृष्ण पक्ष की। शुक्ल पक्ष जब हमारा आता है, शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष आता है भाद्रपद महीने का, मैं बात कर रही हूँ भादो के महीने की, ठीक है। सावन, और सावन के बाद कौन सा महीना आता है? भादो। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी जो तारीख तिथि आती है, इस तिथि के दिन हम एक त्यौहार मनाते हैं और इस त्यौहार का नाम है गणेश चतुर्थी। इस त्यौहार का नाम है गणेश चतुर्थी। देखो, इस त्यौहार में कभी सवाल पूछ ले, मैं आपको बता देती हूँ कि पूरे साल में सिर्फ ये एक ऐसा दिन होता है गणेश चतुर्थी का जिस दिन चांद को देखना अशुभ माना जाता है। वरना हमारे तो करवा चौथ का व्रत होता है तो उसमें चांद को देख के खाना खाते हैं, ईद मनाई जाती है तो चांद को देख के मनाए। हाँ, ईसाइयों की कोई ऐसा त्यौहार नहीं है जो चांद को देख के व्रत खोला जाए, ठीक है। तो गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल पक्ष में आती है और इस दिन चांद को देखना बहुत अशुभ माना जाता है। आप ध्यान रख लेना, कभी दिख भी जाए तो ऐसे कहते हैं भारतीय परंपराओं में, एक पत्थर अगर किसी घर, बड़ा पत्थर नहीं, छोटा सा कंकर अगर किसी के घर फेंक दो आप, तो आपका वो दोष है वो दूर हो जाता है, ठीक है। तो गणेश चतुर्थी, गणेश उत्सव याद रख लेना, भाद्रपद भी ध्यान रह जाएगा, 1893 ध्यान रह जाएगा, 1893 में कैब ध्यान रह जाएगा। तो ऐसे याद रख लेना, कैब बनी हुई है, एक कैब में गणेश जी बैठे हुए हैं और गणेश जी, और वहाँ पे कौन सी है? करेंसी, सिक्के लोग उछाल रहे हैं, खूब सारे नाच नाच के गा रहे हैं। और कहाँ की बात है? राजपूताना स्टेट की, ये बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक। प्राचीन भारत में बुद्ध के समय से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व लगभग से हमें सिक्के मिलना शुरू हो जाते हैं। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से सांचे की पकाई मिट्टी के सिक्के मिलते हैं। इसके अलावा 1835 में सिक्कों का अध्ययन भारत में किया जेम्स प्रिंसेप ने। इन्हें आहत या पंचमार्क सिक्के कहा। देखो, ये पंचमार्क सिक्के लगभग चांदी के होते थे, ठीक है, सामान्य रूप से, पर और भी हैं, चलो इतना इशू नहीं है। तो पंचमार्क पेड़, मछली इत्यादि बने होते थे। कैब ने अध्ययन किया द करेंसी ऑफ हिंदू स्टेट ऑफ राजपूताना, ठीक है। अब ये एक मोटा मोटा अध्ययन किसने किया? राजस्थान में बात कर लेते हैं। राजस्थान के अलावा एक भारतीय व्यक्ति और है जिन्होंने अध्ययन किया है। तो 2 भारतीय व्यक्ति हैं जिन्होंने अध्ययन किया है सिक्कों के बारे में। एक का नाम है डीडी कोशाम्बी और एक का नाम है रेप्सन। डीडी कोशाम्बी, दामोदर दास कोशाम्बी, और एक है रेप्सन। इन दोनों इतिहासकारों ने सिक्कों के अध्ययन के आधार पर भारत का इतिहास लिखने की कोशिश की है। अब सिक्कों के अध्ययन के आधार पर इतिहास कैसे लिख सकते हैं? देखो, अगर हम एक चीज़ ध्यान दें कि 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, ठीक है, और 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। अब यहाँ से सिक्कों के अध्ययन की एक बात जुड़ जाती है। कैसे जुड़ जाती है? 1567 में जब अकबर ने आक्रमण किया तो चित्तौड़ से अकबर के सिक्के मिलते हैं ढालने के, ठीक है। इसका मतलब जीत होती है, युद्ध हुआ, तो सिक्कों के आधार पर हमें राजनीति की जानकारी होती है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में कहीं भी अकबर के सिक्के प्राप्त नहीं होते, इसीलिए ये जीत इतिहासकार विवादास्पद मानते हैं। राजस्थान के इतिहासकार इसी आधार पर कहते हैं कि प्रताप के सिक्के चावड़ से लगातार मिलते रहे थे। तो ये चीज़ है। तो सिक्कों के आधार पर इतिहास की जानकारी हो जाती है, सिक्कों के आधार पर राजनीति की जानकारी हो जाती है, सिक्कों के आधार पर ही आर्थिक स्थिति पता चलती है। कैसे पता चलती है अभी देखते हैं थोड़ी देर में। शुद्ध सोने के सिक्के हैं, अशुद्ध है, मिलावट है, उसके आधार पर। सिक्कों के आधार पर धार्मिक स्थिति पता चल जाती है। कैसे पता चलती है अभी देखते हैं। समुद्रगुप्त है तो अपने सिक्के कैसे बनवाएगा, लक्ष्मी की आकृति है या कुछ और है। तो सिक्कों के आधार पर धार्मिक, इतिहास, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जानकारी भी हमें प्राप्त, उस समय संस्कृति कैसी थी, प्रचलन कैसा था, ये जानकारी भी हमें सिक्कों के आधार पर मिल जाती है। तो 2 व्यक्ति हैं, डीडी कोशाम्बी और रेप्सन। इन दोनों ने सिक्कों के आधार पर भारतीय इतिहास को लिखने की कोशिश की थी, ठीक है। तो इन दोनों का नाम आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में चलने वाले सिक्के, तो कुछ फैक्ट हैं
आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, आसानी से हो जाएंगे। जैसे भारत में पहली बार चांदी के सिक्के चलाने का श्रेय शक शासकों को जाता है। ध्यान रखना, कुषाण शासक थे, कुषाणों ने शकों को पराजित किया था और शक संवत चलाया था। लेकिन अपन को यहाँ पर ध्यान रखना है, चांदी के सिक्के पहली बार चलाने का श्रेय किन्हें जाता है? शकों को। उसके बाद बात करते हैं शीशे के सिक्के, शीशे, ठीक है, सातवाहन शासकों को। तो ये तो आसान ही है, सा से सा मैच हो गया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं स्वर्ण या सोने का सिक्का, ठीक है। इसमें एक तथ्य है, अगर पहला, देखो पूरी श्रृंखला नहीं चलाई, एक सिक्का निकाल दिया बस, जैसे अकबर चलाता है 101 तोले का संशब नाम का सिक्का, ऐसे एक सिक्का चलाया। एक शासक था मिनांडर, और मिनांडर की पत्नी थी अगस्थेसेलिया, और ये जो अगस्थेसेलिया थी, ये मिनांडर की मृत्यु होती है 155 ईसा पूर्व में शासक बनता है, ईसा पूर्व, और 130 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है। 130 ईसा पूर्व में जब इसकी मृत्यु होती है, तो इसकी मृत्यु के बाद इसकी पत्नी अगस्थेसेलिया ये शासक बनती है, यूनान की थी, यूनानी महिला थी। तो पहली बार सोने का एक सिक्का अगर भारत में किसी ने जारी किया तो उस महिला का नाम है अगस्थेसेलिया। लेकिन ये श्रृंखला नहीं है। भारत में सवाल आता है कि सुनियोजित ढंग से, सुनियोजित, ये इसको कह सकते हैं श्रृंखला, यानी कि खूब सारे सिक्के बाजार में आगे सोने के, अब सुनियोजित श्रृंखलाबद्ध सिक्के चलाने का श्रेय जाता है विमकड़फिशस। ये कुषाण शासक है, हम पढ़ेंगे कुषाणों के बारे में। इनकी जो चलाई हुई मुद्राएं थी उन्हें मुरंडा कहा जाता है, लेकिन अभी हम यहाँ ध्यान रखेंगे कि सुनियोजित श्रृंखलाबद्ध स्वर्ण सिक्का यानी कि सोने का सिक्का चलाने का श्रेय किसे जाता है? विमकड़फिशस। तो ये हो गया भारत के संदर्भ में, ये हो गया भारत के संदर्भ में, ये भी भारत के संदर्भ में, और ये भी भारत के संदर्भ में। राजस्थान की बात करते हैं कि राजस्थान में पहली बार या प्रथम ऐसा कौन सा व्यक्ति या समय था जो प्रथम शासक था जिसने सोने का सिक्का चलाया? तो राजस्थान में देखो, अपन मेवाड़ पढ़ते हैं और अपन को वो मम्मी पापा के नाम की तरह याद हो गया होगा अब तक तो, कि राजस्थान में सोने का सिक्का चलाने का श्रेय जाता है बप्पा रावल। ध्यान रखना, राजस्थान में बप्पा रावल, वास्तविक नाम कालभोज, आप इसके बारे में और डिटेल देखेंगे जब अपन पढ़ेंगे। तो राजस्थान में पहली बार सोने का सिक्का बप्पा रावल, ठीक है। भारत में अगर सवाल आ जाए भारत में सोने का सिक्का चलाया और वहां पर ये ऑप्शन नहीं है, तो आप सीधा सीधा क्या सही करोगे? विमकड़फिशस। अगर ऑप्शन में है एक सोने का सिक्का चलाने वाली व्यक्ति का नाम अगस्थेसेलिया, मिनांडर के बारे में एक बात और बता देती हूँ मैं आपको। मिनांडर के एक दरबारी हुए थे नागसेन। नागसेन बौद्ध भिक्षु थे और नागसेन ने इनके साथ में वार्तालाप किया, प्रश्न किए, तर्क वितर्क किया। तर्क वितर्क होता है ना, नास्तिक का आस्तिक से और आस्तिक का नास्तिक से। एक कहता है कि ईश्वर है और दूसरा कहता है ईश्वर नहीं है। तो इन्होंने जो वार्तालाप किया उसके बाद में ये जो मिनांडर है बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है। इनकी एक किताब है मिलिंद पन्नो, यानी कि मिलिंद के प्रश्न। ये किताब पूछी जाती है कई बार, किसके द्वारा लिखी गई है? तो बौद्ध भिक्षु नागसेन के द्वारा ये किताब लिखी गई है। मिनांडर के बारे में एक बात और बता देते, एक मिनांडर और हुआ है, वो लेखक है। ये मिनांडर अलग है जो भारत में शासन करता है, इतना ध्यान रख लीजिए। बाकी अपन जैसे इतिहास आता जाएगा उसमें देख लेंगे, ठीक है। तो राजस्थान में पहला सोने का सिक्का बप्पा रावल। भारत में पहला सोने का सिक्का अगर ऑप्शन में विमकड़फिशस है तो आप ये करेंगे। अच्छा, कभी कभी एक चीज़ और हो जाती है कि यहाँ पर कुजुलकड़फिशस लिख देता है वो, कड़फिशस। अगर ऑप्शन में विम नहीं है, विमबार नहीं है, तो आप क्या करोगे? कुजुलकड़फिशस। ऑप्शन में विमबार है तो साहब आंसर आपको क्या करना है? विमकड़फिशस, ठीक है। एक सोने का सिक्का अगस्थेसेलिया, मिनांडर की पत्नी थी। शीशे के सिक्के चलाए सातवाहन शासकों में। सातवाहनों में अपन पढ़ेंगे सबसे महान शासक हुआ गौतमीपुत्र सातकर्णी, आगे चल के आंध्र प्रदेश में इनका शासन था। चांदी का सिक्का चलाने का श्रेय जाता है शक शासकों को।
ठीक है, ये आप देख लीजिए और हाथों हाथ नोट्स बना लीजिए। अब बात करते हैं शुद्ध सोने का सिक्का, अशुद्ध सोने का सिक्का या कम शुद्ध भी बोल सकते हैं उसको। अशुद्ध तो क्या कहेंगे जी। और एक चीज़ और इसमें आपकी है, सर्वाधिक सिक्के किसके शासनकाल में मिले हैं। फिर अपन देखेंगे राजस्थान में कौन से काल के सिक्के कहाँ मिले हैं, प्रतिहार कालीन कहाँ मिले और ये, ठीक है। तो अपन बात करते हैं भारत में सर्वाधिक, क्वेश्चन ध्यान रखना सवाल आता है, भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के किन के समय चले। हमें याद कुछ होता है, जो ऑप्शन गलत होता है वो ए होता है और हम उसको टिक कर देते हैं। तो भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के, यहाँ पे शुद्ध की बात नहीं हुई है, भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के कौन से काल में चले। तो आप ध्यान रखना गुप्त शासकों के काल में, एक्सेस में खूब निकाले गए। अब सर्वाधिक कोई चीज़ बन रही है, जैसे आप लोगों ने देखा बल्क में कोई चीज़ आती है उसमें शुद्धता की दिक्कत हो जाती है, जो चीज़ कम होती है शुद्धता ज़्यादा। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, सर्वाधिक शुद्ध प्योर, यानी कि सोने में मिलावट तब से हो रही है, तो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, तो ये क्रेडिट जाता है कुषाणों को। कुषाण शासक अपन पढ़ेंगे, कुषाण शासकों के काल में कनिष्क प्रथम बौद्ध संगति जिसके शासन काल में होती है वो। तो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों के काल में, सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त। इसके बाद सभी प्रकार के सर्वाधिक सिक्के, सभी प्रकार के सर्वाधिक सिक्के किन के शासनकाल में, मौर्योत्तर काल में, ठीक है। अब मौर्योत्तर काल एक चीज समझो आप, मौर्य और मौर्यों के बाद में उत्तर। कई बार मुझसे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट बच्चा पूछ लेता है उत्तर का मतलब नॉर्थ, नहीं भाई, उत्तर का मतलब इतिहास में पोस्ट होता है। जैसे गांधी जी ने कहा ना कि उत्तर तिथि चेक है, पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट मतलब बाद, मौर्य काल के बाद, यानी कि मौर्य काल के बाद जो काल आया उस काल में सर्वाधिक, इसमें चांदी सोना तांबा सब कुछ शामिल है, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना है सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त, ऐसे ध्यान रख लेना। गुप्त शासक गुप्त रूप से खूब सारा सोना रखते थे। कुषाण शान से रहते थे और शुद्ध रखते थे सभी प्रकार के सिक्के। अब मौर्य खुद तो रहे नहीं, मौर्योत्तर काल थोड़ा सा ऐसा है जिसमें बहुत अच्छे शासक कम हुए, शुंग को छोड़ देते हैं, तो मौर्योत्तर काल में सर्वाधिक प्रकार के सिक्के ध्यान रह जाएंगे। शक शासक चांदी का सिक्का, सातवाहन शासक शीशे का सिक्का, और इधर सर्वाधिक सिक्के गुप्त, शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण, सभी प्रकार के सिक्के मौर्योत्तर, और सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक, ठीक है। अब राजस्थान की बात करते हैं। ठीक है, राजस्थान में सबसे पहले एक बात देख लेते हैं, प्रतिहार कालीन सिक्के। प्रतिहार शासक हुए राजस्थान में। प्रतिहार किसे कहते हैं साहब जी? लक्ष्मण तो राम के द्वारपाल थे और उसी से एक शब्द बनाए प्रतिहार, और ये प्रतिहार कालीन शासक। तो राजस्थान में प्रतिहार कालीन शासक के सिक्के कहाँ से मिले? दो स्थान प्रसिद्ध है, एक का नाम है सांभर और एक स्थान का नाम है जबालीपुर। सॉरी मैंने जबालीपुर लिख दिया, भीनमाल बोलते हैं इसे, भीनमाल। तो भीनमाल पड़ता है जालोर जिले में, और जालोर जिला इसे जबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण जबालीपुर भी कहा गया है। भीनमाल, इसके बारे में एक बात और है, वेनसांग यहाँ से गया था, गुजरा था, और हेनस्वांग यहाँ से गया था, और हेनस्वांग ने कहा कि मैं गुजर प्रदेश से गुजर रहा हूँ, और यहाँ पे एक क्षेत्र है, और भीनमाल को इसने कहा है पोलो मिलो, ठीक है साहब, पता नहीं क्यों उसको पोलो मिलो बोल दिया, जो भी है चलो। तो एग्जाम में रीजनिंग का अगर अपन पढ़े तो रीजनिंग में एक चीज़ देखते हैं, भी को पो कहा जाता है, वो आप लोग देख लेना। तो हेनस्वांग ने इस क्षेत्र को क्या कहा था?
तो यहाँ से प्रतिहारकालीन सिक्के 2 जगह से मिले हैं, एक है अपना सांबर और दूसरा है अपना भीलमाल। ठीक है, एक चीज और है कि अभी तक जो सिक्के बन रहे थे वो पेड़ पौधे इनकी आकृतियां थी, एक और चीज हुआ, अब लेख लिखने लगे। तो सर्वप्रथम सोने के, गोल्ड के लेख युक्त सिक्के, लेख युक्त सिक्के भारत में कब के मिलते हैं? ये मिलते हैं इंडो ग्रीक शासकों के समय के। इंडो ग्रीक, इंडो मतलब हिंद, ग्रीक मतलब यूनानी, यूनान के। ठीक है, एक ही बात है, उसको इंग्लिश में इंडिया, हिंद, हिंदुस्तान, ग्रीक मतलब यूनानी। ठीक है, तो भारत में लेख युक्त सोने के सिक्के सर्वप्रथम कौन से शासकों के मिलते हैं? इंडो ग्रीक शासकों के, यानी कि हिंद यूनानी शासकों के। अब हम राजस्थान पे आ जाते हैं। तो राजस्थान के लिए बात करते हैं कि राजस्थान में चांदी के सिक्कों का ढेर, राजस्थान में चांदी के, ध्यान रखना चांदी लिख दो, चांदी के सिक्कों का ढेर कहाँ से मिला है? ठीक है, कहाँ से मिला है? देखो 4 है, 4 स्थानों के नाम याद रखना है, ऑप्शन नहीं है, 4 क्या है स्थान। पहला स्थान आप याद रखोगे रैंड, रैंड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये स्थान आपके टोंक जिले में पड़ता है। उनियारा ठिकाना अपन पढ़ते हैं उस समय जब एकीकरण होता है तभी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्थान है सांबर, तीसरा स्थान है नगर और चौथा स्थान है आपका बैराट। ठीक है, अब एक बार सबसे पहले अलग से रैंड को देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सांबर जयपुर में है, बैराट जयपुर में, सांबर सॉरी जयपुर में, उसमें अजमेर में पड़ता है थोड़ा सा, विराटनगर जयपुर में, नगर कोटा के आसपास। तो ये हो गए स्थान। अब हम बात करते हैं इसकी स्पेशली। ठीक है, तो रैंड टोंक जिले में सिक्के मिले हैं, ढेर मिला है, खूब सारे मिले। ठीक है, अब रैंड की बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक व्यक्ति है केदारनाथपुरी। देखो जगन्नाथपुरी की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है केदारनाथपुरी की। जगन्नाथपुरी भारत के 4 धामों में एक धाम है जगन्नाथपुरी, उड़ीसा के भुवनेश्वर में पड़ता है। केदारनाथ बद्रीनाथ अलग है। ठीक है, तो रैंड में सबसे पहले केदारनाथपुरी ने यहाँ पर उत्खनन का काम शुरू किया, यानी कि खुदाई का काम शुरू किया, उत्खनन। ध्यान रखना आप ये वाली बात, कैसे याद करोगे? ठीक है, केदारनाथ जी आए थे और रैंड नामक जो स्थान था यहाँ पर आकर के इन्होंने खुदाई का काम करना शुरू किया। लिंक कर लेना, आसान है। रैंड का नाथ, ठीक है, एक भेड़ भी पाई जाती है इस तरह की, तो उससे आप लिंक कर सकते हो। दूसरी चीज, यहाँ पर जो मुद्राएं मिली हैं चांदी की, इन मुद्राओं पर एक सेनापति का नाम मिलता है। ठीक है, सेनापति का नाम क्या मिलता है? बचघोष, बचघोष, घोष बाबू है, सॉरी। ठीक है, बचघोष, एक सेनापति का नाम मिलता है, उसका नाम है बचघोष, और ये मालव प्रदेश का है। कौन से प्रदेश का है? मालव प्रदेश का। ठीक है, अब ये जो सिक्के मुद्राओं मिली है यहाँ पे, ये भारत की सर्वाधिक यानी कि बहुत अधिक बड़ी संख्या में मिलने वाला प्राचीनतम ढेर है। यानी कि इतनी सारी जो सिक्के मिले, इससे प्राचीनतम ढेर कहीं भी एक साथ नहीं। सिक्के मिले, 1 या 2 मिले, इससे प्राचीन भी हो सकता है, सबसे बड़ा ढेर यहीं से मिला है। ठीक है, ये जो सिक्का है इसको धरण कहा जाता है। अपन पढ़ेंगे सिक्कों को, कासा, पर्ण या धरण भी कहते हैं, लेकिन इन्हें हमने चांदी के सिक्कों को क्या कहा? धरण। वैदिक काल के सिक्के सतमान कहलाते हैं, तो वो तो मिला ही नहीं कोई भी, इन्हें हमने क्या कहा? धरण। इनका जो वजन है वो है 57 ग्रेन, ये आप ध्यान रखोगे। और इनका जो समय अनुमानित किया गया है, अनुमानित है जो, वो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईसा पूर्व, 2री शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, ये हो गया मेरा पढ़ाया हुआ आज का
ठीक है, अब मैं आपको एक सवाल दे रही हूँ, आसान है, बहुत आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर जो सिक्के मिले हैं, मैंने एक बार भी बोला नहीं है, इसीलिए मैं चाहती हूँ आप किताब खोलो, कितने सिक्के मिले हैं, सिक्कों की संख्या आप लोग मुझे बताओगे। सवाल एक बार फिर से सुन लो कि राजस्थान में रैंड नामक स्थान से मिलने वाले सिक्कों की कुल संख्या कितनी है। जिसने वीडियो देखा है वो प्लीज़ मुझे जल्द से जल्द कमेंट करके बताएगा रैंड में कितने सिक्के मिले हैं। ठीक है, ये आपका सवाल है। क्लियर है टोंक जिले की ये चीज़ें। कल वापस मिलेंगे, सवाल भी मैं आपको बताऊंगी और उसके अलावा हम इनके क्वेश्चन भी करेंगे, और मैं विश्वास करती हूँ कि आपने सारी चीज़ों को पढ़ लिया होगा। थैंक यू।